भारतीय संविधान। चलिए एसएससी। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति केंद्र में सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। निम्नलिखित में किस देश का अलिखित संविधान है? तो यूके, ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट थे, जो कि 1921 से 1925 तक थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद सुझाया गया था? तो 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्त कर का अधिकार दिया गया था। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। डी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना पर विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? तो सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का। स्वातंत्र्य या उदारवाद स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय सरकार का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है
सर्वसत्ताधारी समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? समाजवादी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर हुआ है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र कब बना? जो है ये 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर किया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? एक बार। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया। उसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ताधारी लोकतंत्रीय संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। वयस्क मताधिकार का संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। परंतु संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लिखित है। यह संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। उद्देशिका में भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन री बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारत के संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय। संविधान में सम्मिश्र संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ के रूप में। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी
दो महत्वपूर्ण विशेषताएं। सरकार का संघीय स्वरूप। सरकार संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है, जो देश की सर्वोच्च विधि होती है। चूँकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों को निष्पक्षता से निपटा सके। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। यह दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा व नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन व दीव तथा लक्षद्वीप। भारत संघ में कितने राज्य हैं? 29। वर्तमान में भारत संघ में कुल 29 राज्य तथा 7 राज्य क्षेत्र हैं। लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा पारित किया गया? 1973 में संसदीय अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया। किस 1977 में किया गया था। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं है। जम्मू और कश्मीर राज्य क्षेत्र है और इसे अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जबकि भारत में 7 केंद्र संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने पर 14 राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर तथा 6 संघ क्रमशः दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अन्य अधिकार राजनीतिक अधिकारों में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? 1976 में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3/1/1977 से लागू भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A को जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद से 11 हो गई। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई और इस तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर BN राव। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा।
संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा होता रहता है, जिसमें पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियाँ केंद्रीकृत होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगा रहता है। सरकार की निम्न प्रणाली में से किसमें द्विसदनी पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनी पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर एक पार्टी का शासन का वर्चस्व होता है और सारी सत्ता सर्वहारा के अधिनायकत्व के नाम पर सत्ताधारी पार्टी के केंद्रीय संगठन में केंद्रित रहती है। उदाहरण के लिए पूर्व सोवियत संघ, चीन, उत्तर कोरिया, क्यूबा आदि। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया जाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड की संवैधानिक व्यवस्था से अपनाई गई है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? संविधान का भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित है। भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान सभा में अमेरिकी या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया गया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कोटू से ली है। कनाडा। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ एकात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की है? संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है ब्रिटेन। अब विधि की सर्वोच्च इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ यह है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश इच्छा का। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी उच्च पदों पर पदासीन क्यों न हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति में गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के प्रारूपण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष तथा K.M. मुंशी, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अयंगर, N. माधवराय, D.P. खेतान, N. गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य थे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन कौन से हैं, जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। बम्बई केस में उच्च न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है। निम्नलिखित में से
यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो यूएसए अमेरिकी संविधान के भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? जम्मू और कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर जम्मू और कश्मीर के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकती है। संघ सूची में कितने मद हैं? 97। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। संविधान एवं उनमें विभाजित विषयों की संख्या इस प्रकार है: संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66 विषय, समवर्ती सूची 47 विषय, संघ सूची 2A, 92A एवं 92B के रूप में 3 अतिरिक्त विषय शामिल किए गए हैं। लेकिन सूचियों की अंतिम संख्या 97 ही है, न कि 100। किसी भी रूप में सूचियों की संख्या 99 नहीं हो सकती है, जिसे एसएससी ने अपने उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। इस प्रकार सही उत्तर सी होगा। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होता है। इस अनुच्छेद के द्वारा इस राज्य को विशेष सांविधिक स्थिति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान है और उसके उपबंधों के अनुसार ही इसका प्रशासन चलता रहता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता के प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। स्थानीय सरकारें आधार हैं लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है, क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार पर के विपरीत पाई जाती है? जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? किसी भी देश के लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना के लिए उपर्युक्त वर्णित विकल्पों में से सभी विकल्पों के तहत आवश्यक होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समता, समानता, अधिकारों का संरक्षण अनिवार्य है। तथ्यात्मक प्रस्तुति। राजनीतिक समता सार्वभौमिक व मताधिकार में पाई जाती है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका अपना कोई धर्म न हो और वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन न देता हो को कहते हैं। भारतीय गणतंत्र की यथार्थ सांविधिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की थी। भारत के संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और गरिमा तथा निष्ठा में से गरिमा और निष्ठा शब्द का समावेशन संविधान 42वें के संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में एक बार संविधान संशोधन 1976 संशोधित किया जा चुका है। संविधान समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा संचालित होता है। ग्रेट ब्रिटेन, भारत, अमेरिका तथा स्विट्जरलैंड में से जनमत संग्रह तथा उपक्रमण की प्रक्रिया स्विट्जरलैंड में कराया जाता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारतीय संविधान में निहित है। यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों की अनुसमर्थन वहाँ की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत निर्दिष्ट होता है। शासन की संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 को था। भारतीय संविधान की रचना में भारत सरकार अधिनियम 1935 ने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्विट्जरलैंड के लोग जनमत संग्रह के माध्यम से संविधान संशोधन करने में भाग लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार निजाम के हैदराबाद राज्य को सैन्य कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा कानून है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। चीन, श्रीलंका, फ्रांस तथा जापान में से जापान वह देश है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकार की विधि को के अनुसार पद ग्रहण करता है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता, हम भारत के लोग हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता, हम भारत के लोगों को प्रदान करता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत में आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए थे। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर चुका है। ठीक है।